स्वागत है दोस्तों मन भावरा में आपका। ये कहानी आज की ये है मेरा पति था अब सिर्फ आपका बेटा है। ये कहानी हेमा शेखावत जी की लिखी हुई है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी आवाज़ में। मीरा सुन रही है ना बेटा, कुछ बोल तो सही बेटा। मीरा की माँ फ़ोन पर चिंतित देख पूछ रही थी। उधर दूसरी ओर मीरा फ़ोन पकड़े हुए अपनी सिसकियों पर काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, माँ 2 सालों से सिर्फ सुन ही तो रही हूँ, पर कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप सब लोग सिर्फ मुझे ही समझाने में लगे हुए हो, कोई मुझको नहीं समझ पा रहा है माँ। ऐसा बोलते बोलते मीरा की सिसकियाँ तेज से रोने में बदल गईं। मीरा की माँ फ़ोन पर मीरा को एक ही बात बोले जा रही थी, बेटा हर औरत को सहना पड़ता है, औरत से उम्मीद की जाती है पर औरत कोई उम्मीद नहीं कर सकती। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा बेटा, तू थोड़ा सब्र तो रख। मीरा रोते हुए बीच में अपनी माँ की बात को काटते हुए बोली, माँ ये सदियों पुरानी बातें मुझको मत समझाओ। औरत कोई पत्थर या कोई चीज़ नहीं होती है क्या माँ, जिसकी कोई भावनाएं ना हो, आत्मसम्मान ना हो, किसी की नज़र में कोई मोल नहीं होता। यहाँ तक कि औरत का औरत की नज़रों में कोई मोल नहीं है। यहाँ पर सारे दिन सासू माँ मुझे समझाती रहती हैं, अपने बेटे की हर गलती को नज़रअंदाज करके मुझसे यह आशा की जाती है मैं एक पत्नी होने के नाते अपनी पत्नी की हर गलती, हर बदतमीज़ी माफ़ करती जाऊँ और अपने पति के चरणों की दासी बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति की घरेलू हिंसा में निकाल कर घुट घुट कर मर जाऊं। उधर से मीरा की माँ का उदास स्वर बोलती है, माँ बेटा इसके अलावा तेरे पास चारा ही क्या है। मानती हूँ बेटा, जमाई सा कभी कभी थोड़ी पी लेते हैं और तेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, पर इसके अलावा और तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। महलों वाले घर में शादी हुई है तेरी, ऐशो आराम की ज़िंदगी में ली है। मीरा का दर्द अब और भी ज़्यादा फूट पड़ा था। मीरा रोते रोते अपनी माँ से बोली, बस करो माँ, बस करो। मुझे महल वाला ससुराल नहीं चाहिए था। मेरे लिए तो आप लोग एक साधारण सा परिवार ढूंढ देते जहाँ पर सब लोग औरत को आत्मसम्मान से जीने की इजाज़त तो देते। यहाँ ऐशो आराम तो नहीं, कम से कम इज्जत वाली ज़िंदगी तो मिलती। मैं दिल से खुश रहती वहाँ पर माँ। और अब माँ मैं सारे दिन अब आप लोगों के सामने अपनी तकलीफ़ और अपने दर्द की नुमाइश नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे समझते नहीं, सिर्फ समझाते हो। अब मैं मेरी ज़िंदगी के दर्द का फ़ैसला खुद करूँगी। मुझे खुद को इस दर्द को अपने आप से बाहर निकलना है, इस दर्द को छोड़ना है। ऐसा बोलकर मीरा ने फ़ोन रख दिया और अपने आंसू से भीगे हुए चेहरे को बाथरूम में जाकर पानी से साफ़ किया। तौलिए से अपने चेहरे को साफ़ करते हुए मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई और अपनी ज़िंदगी के पिछले 2 सालों की यादों में खो गई। मीरा जब 7 साल की थी तब उसके पापा का स्वर्गवास हो गया था। मीरा की दादी ने मीरा की माँ को मनहूस बोलकर उसे हमेशा के लिए पीहर में छोड़ दिया। मीरा के ननिहाल में मामा मामी थे। मामी को दोनों माँ बेटी फूटी आँख नहीं सुहाती थे। मामी ने मीरा की माँ को एक फ्री की नौकरानी बना लिया था और मीरा को अपने दोनों बच्चों की आया बना लिया था। मीरा को पढ़ने का बहुत शौक़ था। मीरा की माँ के बहुत मिन्नतें करने के बाद मीरा के मामा ने मीरा को गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। मीरा पढ़ने में तो होशियार थी ही, साथ ही संगीत में भी मीरा की काबिलियत देखते ही बनती थी। मीरा की 12वीं क्लास का वार्षिकोत्सव था। उस उत्सव में सेठ रतन लाल जी भी पधारे थे, जो बहुत धनी आदमी थे। रतन लाल जी ने जब मीरा को ऐसा मनमोहित करने वाला संगीत सुना, रतन लाल जी बाग बाग हो गए। उन्होंने मीरा की सादगी और सर्वगुण संपन्न व्यवहार बहुत पसंद किया। रतन लाल जी ने मन ही मन मीरा को अपने घर की बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। रतन लाल जी ने जैसे ही मीरा के मामा को यह बात बताई, मीरा के मामा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतने अमीर परिवार से मीरा की शादी के लिए रिश्ता आया है, इतना सुनकर ही उसकी मामी के होश उड़ गए। मीरा और मीरा की माँ की मर्ज़ी
कि भला किसको ज़रूरत थी। दोनों माँ बेटी एक पत्थर की मूर्ति ही बनकर मामा मामी के फैसले के सामने झुक गई। मीरा के आगे पढ़ने के सपने को माँ ने अपने हालात की दुहाई देकर 7 फेरों के सपनों में तब्दील कर दिया और मीरा को इस गुमान में घर से विदा कर दिया कि बेटी को महलों की रानी बनाकर विदा कर रहे हैं। मामा मामी फूले नहीं समा रहे थे अमीरों के घर रिश्ता करके। मीरा जब दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची, महल जैसे उस घर में मीरा को एक बार तो ऐसा लगा जैसे वह कोई स्वर्ग में आ गई हो और किसी महल की रानी हो। मीरा का दुल्हन के रूप में बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सारे रीति रिवाजों को करने के बाद मीरा को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। इतना बड़ा और फूलों की सजावट से भरा हुआ कमरा देखकर मीरा सोच रही थी, इस कमरे के जितना तो हमारा पूरा घर है। मीरा के मुंह से धीरे से निकल गया, इतना बड़ा कमरा है ये। मीरा की ये बात सुनकर उसकी जेठानी के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान सी आ गई और वह मन ही मन बोली, हे भगवान, ऐसी फूल सी लड़की जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सपना देख रही थी, आगे पढ़ने का सपना देख रही थी, उसकी ज़िंदगी में तुमने ये बड़े बड़े कमरे क्यों लिख दिए, बड़ी बड़ी किताब ही लिख देता। अभी कुछ देर में इस फूल सी बच्ची के सारे सपने देवर जी की करतूतों को देखकर बिखर जाएंगे। मीरा की जेठानी ने एक ठंडी आह भरी और मीरा के पास जाकर बोली, मैं जा रही हूँ, बाहर जाकर सासू माँ के कामों में थोड़ी मदद करती हूँ। जब तक तुम थोड़ा आराम कर लो और मुझको अपनी बड़ी बहन समझना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। ऐसा बोलकर मीरा की जेठानी कमरे में बाहर आ गई। मीरा थकी हुई थी, उसकी आंखों में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मीरा का दूल्हा प्रकाश कमरे में आता है। किसी चीज़ को गिरने की आवाज़ से मीरा की नींद खुल जाती है और मीरा सामने देखती है तो उसका दूल्हा लड़खड़ाते हुए कमरे में आया, इधर उधर गिर रहा है और सामान को भी गिरा रहा है। प्रकाश बिस्तर पर आकर गिर जाता है। प्रकाश के मुंह से शराब की भयंकर बदबू आ रही थी। मीरा प्रकाश से बोलती है, आप शराब पीते हैं? प्रकाश बोलता है, तुम मुझसे सवाल पूछने वाली कौन होती है? पीता हूँ और रोज़ पीऊँगा, बोल क्या करेगी तू? मीरा प्रकाश का ऐसा रूप देखकर सहम जाती है। उस पहली रात से मीरा के आंसुओं का बहना जो शुरू हुआ वो शादी के 2 साल भी वैसे का वैसे ही है। प्रकाश एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था जो औरत को बस अपने पाँव की जूती समझता था। हर रोज़ घर पर शराब पीकर आता। मीरा के रोकने टोकने पर वह मीरा पर हाथ उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। मीरा 1 मिनट भी अगर खाने की थाली लाने में देर कर देती तो खाने की थाली को फेंक देता था। मीरा को सबके सामने गाली गलौज करके जलील करता। मीरा को महलों की यह ज़िंदगी नरक से भी बदतर लगने लगी थी। मीरा अपनी सास के से इस बारे में बात करती तो सास कहती, बहुत लड़के शादी से पहले बिगड़े हुए होते हैं, तभी तो उनको शादियां कराई जाती हैं ताकि बीवी आए और उन्हें सुधारे। कमी तेरी है जो उसको सुधार नहीं पा रही है। सुधर जाएगा धीरे धीरे, सारे दिन उसके पीछे मत पड़ा कर। तेरे जैसे गरीब घर की लड़की को इतना अमीर परिवार मिल गया, तेरे तो व्यारे न्यारे हो गए। क्या चाहिए था तुझे? और पीता है तो पीता है, अपने पैसे की पीता है, तेरा क्या जाता है? तू बढ़िया खाना खा, बढ़िया कपड़े पहन, जेवर पहन, तुझे क्या करना है? तेरी जिठानी को भी देख, इतने सालों से साथ निभा रही है अपने पति का। तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलती है। 2 अक्षर क्या पढ़ लिया, अपने आप को मास्टर नहीं समझने लगी है। चल जाकर काम कर अपना, मुझे दिन भर इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मीरा की सास मीरा को घूर कर ऐसा जवाब देती कि मीरा फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं करती। मीरा का इस रिश्ते में भयंकर दम घुट रहा था। मीरा अपनी माँ को अपनी बातें बताती तो माँ का भी वही एक जवाब होता, बेटा हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सब्र रख कर, सही हो जाएगा सब। मीरा को किसी से कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए आज मीरा ने तय कर लिया था उसको इस घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद होना था और वह बिना किसी की मदद के इस रिश्ते से अब आज़ाद होने होगी, अपने पढ़ने के सपने को पूरा करेगी। मीरा ने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, कभी भी इंसान को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। आज मीरा को इस लाइन का अपनी ज़िंदगी में आजमाने का वक्त मिला है। मीरा जल्दी से तैयार होती है और बिना किसी को बताए कुछ घंटों के लिए बाहर जाती है। बाहर से आने के बाद मीरा नहाकर अपने आप को आईने में देखती है। मीरा का हमेशा मुस्कुराता हुआ शादी से पहले वाला चेहरा कहीं खो गया था। उस चेहरे पर आए दिन अब उसके पति के तमाचे की उंगलियों के निशान रहते थे। जिन आँखों में पढ़ लिखकर कुछ बनने का सपना पलता था,
उन आँखों में अब सिर्फ नमी रहा करती थी। मीरा ने अपनी आँखों ही आँखों से बातें करी और एक छोटी सी मुस्कान अपने लबों पर लाकर अपने मन को बोली, अब पिंजरे से आज़ाद होने का वक्त आ गया है। अब यह चिड़िया खुले आसमान में, गगन में उड़ने की तैयारी में है। तभी उसी वक्त प्रकाश कमरे में आ जाता है और मीरा को बदतमीज़ी से बोलता है, चल जूते निकाल मेरा। मीरा चुपचाप खड़ी सुन रही थी। मीरा को अपनी बात न मानते देखकर प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वह जोर से बड़बड़ करता हुआ मीरा के ऊपर अपना हाथ उठाने लगा। तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस बहुत हो गया। मीरा का ऐसा व्यवहार देखकर प्रकाश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और मीरा के बाल पकड़ लिए। मीरा भी आज कहाँ चुप रहने वाली थी। आज देवी काली का रूप मीरा के अंदर समाया हुआ था। मीरा ने अपने एक हाथ से प्रकाश को जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि नीचे बैठे हुए सास ससुर जेठ जेठानी भी ऊपर आ गए। प्रकाश को अपने गाल पर हाथ रखा देख उनको माजरा समझते देर नहीं लगी। प्रकाश कुछ बोलता, उसकी माँ कुछ बोलती, उससे पहले ही मीरा बोल उठी, बस बहुत हो गई आप लोगों की मनमानी। जब जी में आया मेरे ऊपर हाथ उठा लिया, मुझको सबके सामने जलील कर दिया। दोबारा हाथ उठाने की ना कभी सोचना भी मत। तभी प्रकाश की माँ बीच में बोली, अरे शर्म कर थोड़ी, तो पति है तेरा, उसका हक है तेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, और तेरी मर्यादा इसी में है कि तू उसकी हर हरकत को बर्दाश्त करे और उसका साथ निभाए। मीरा बोली, ऐसे जानवर को कोई पति नहीं कहते। जिस इंसान को पति होने का अर्थ ही नहीं मालूम, अरे पति औरत का स्वाभिमान होता है, उसके स्वाभिमान और इज्जत की रक्षा करने वाला होता है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं, बल्कि उसके ऊपर सुरक्षा का हाथ बनकर रहता है। मीरा की सास बोले जा रही थी, अरे बस कर, पति है तेरा। मीरा बोली, माफ़ करिए माँ जी, पति था मेरा, अब सिर्फ आपका बेटा है। मैंने आपके इस जानवर बेटे से तलाक के लिए अर्जी लगा दी है। तलाक के कागज़ पर तो साइन होगा तब होगा। मैं अभी इसी वक्त इसे तलाक देती हूँ। जिस बेटे को आप पूरे 25 साल नहीं सुधार पाई, उस बेटे के लिए गरीब घर की लड़की यह समझ कर ले आते हो कि आपके बिगड़ैल बेटे के अत्याचार सहन कर लेगी आपके पैसों के लालच में। माफ़ कीजिएगा माँ जी, हम लड़कियाँ होती हैं, कोई सुधार कर नहीं। आपके बिगड़े औलादों को सुधारने का काम करें। आप बचपन में अगर सुधार लेती ना तो आज ये दिन आपको देखने को नहीं मिलता। ऐसे बिगड़े लड़कों की शादी कराने के बजाय उनको सुधार गृह में भेजिए और बचपन से ही उनकी कमान कस के रखिए। औरत की इज़्ज़त करना सिखाइए। अपने होने वाली पत्नी के साथ इज़्ज़त से कैसे पेश आते हैं ये अपने बेटों को सिखाइए। किसी गरीब की लड़की की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। नाम तो प्रकाश रख दिया, प्रकाश जैसा एक भी संस्कार नहीं दिया। अपने पैसों का घमंड अपने पास रखिए। मीरा का आज इतने सालों से दबा हुआ गुस्सा, उसकी कड़वाहट सब उसने निकाल कर रख दी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उस घर से निकल पड़ी। अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए मीरा को रोकने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। मीरा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, बोली, माँ तुम नहीं, मैं बोलूँगी आज, तुम सुनो। आपने जिस जानवर के साथ मुझे बिना कुछ सोचे समझे बांध दिया था, उस जानवर को मैंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं आज से अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई वापस शुरू करूँगी, बच्चों को संगीत सिखाऊँगी, उससे पैसे आएंगे, उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालूँगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूँगी, आपके ऊपर भार बनने नहीं। तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी आज की कहानी आपको। मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं भी ऐसी लड़कियों का बहुत सपोर्ट करती हूँ जिनके बहुत ऊंचे सपने हों, बहुत ऊंची उनकी ख्वाहिशें हों, बस वो किसी तरह से परिस्थितियों का शिकार हो जाती हैं और फिर उनको जिस जिजीविषा से वो लड़कर उभर कर बाहर आती हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दोस्तों हमें हिम्मत देनी चाहिए अपनी बेटियों को फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का। ऐसा नहीं है कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि जीवन साथी का चुनाव गलत लगता हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्ते को निभाने की। दोस्तों उसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए, उसको खुलकर जीने दीजिए। ये ज़िंदगी बस एक बार मिली है और उस पे आप इस तरह से प्रेशराइज़ उसको करके उसको ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बांध कर मत रखिए। हर एक की अपनी स्वच्छंद उड़ान होती है। स्वच्छंद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपना स्वाभिमान,
अगर आपका स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो आप जी के ही क्या करेंगे। इसलिए अपनी बेटी का स्वाभिमान हमेशा बचा कर रखिए। उसको कभी भी ये फ़ील मत होने दीजिए कि वो पराया धन है। वो बेटी है आपकी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो पराया धन है। इसलिए नसीहतें देना छोड़िए, बेटियों को खुलकर गले लगाइए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए ये कहानी, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मन बावरा को। फिर मन बावरा के अगले अंक में लेकर आऊँगी आपके लिए दूसरी कोई कहानी। तब तक विदा लेती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।